हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज से हम लोग कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो कि जुडिशियल सर्विसेज और ऐसे कॉमन जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ये जो कॉमन पीपल है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होंगी। फिलहाल हम लोग इस पर डिस्कशन आज जो करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिस्चार्ज के लिए, और डिस्चार्ज के थोड़े अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर शेयर करूँ इन सिंपल टर्म्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिस्चार्ज? डिस्चार्ज शब्द का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज का मतलब हम क्या कह सकते हैं? देखिए, अगर ऐसे कहा जाए कि डिस्चार्ज का मतलब होता है कि किसी को उसके काम से मुक्त कर देना, जो उसका काम था उससे मुक्त कर देना। एक जनरल लीगल मीनिंग नहीं मैं बता रहा हूँ, जनरल इंग्लिश मीनिंग में शेयर कर रहा हूँ कि आपको आपके काम से मुक्त कर दिया गया, चलिए यू हैज बीन डिस्चार्ज। या हम लोग नॉर्मल वे में हम लोग ऐसे बात करते हैं कि चलो भाई हॉस्पिटल से किसी बंदे को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो डिस्चार्ज का मतलब उसको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। मतलब कहने का मतलब बड़ा सीधा है कि उसको मुक्त कर दिया गया, उसको फ्री कर दिया गया। अब उसके ऊपर किसी तरह का बर्डन नहीं है, ना हुई इज ए फ्री। लेकिन हम यहाँ पर अगर लीगल सेंस में बात करें, क्रिमिनल लॉ के सेंस में बात करें, सीआरपीसी के कंटेक्स्ट में बात करें, तो डिस्चार्ज शब्द का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो डिस्चार्ज शब्द का मतलब होता है कि किसी पर्सन के ऊपर अगर कोई आरोप लगाया गया है सो उस आरोप से उसको मुक्त कर देना। यानी जो कुछ भी आरोप है उस आरोप से मुक्त कर देना, मतलब आरोप मुक्त कर देना। यानी आरोप मुक्त करने के बारे में हम लोग यहाँ पर फिलहाल बात करेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर दो चीजें बड़ी क्लियर करनी है हम लोगों को यहाँ पर कि आरोप मुक्त करने का मतलब क्या समझना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन होता है। तो चलिए फिलहाल में हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। सी, देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि डिस्चार्ज, ठीक है, एक जनरल लीगल मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। डिस्चार्ज का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सीआरपीसी में, वो तीन जगहों पर मोटे तौर पर दिया गया है। उसमें सबसे पहला एक मामला आता है जहां पर हम लोग बात करते हैं सेशन ट्रायल के अंदर। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपको वारंट ट्रायल के अंदर। और वारंट ट्रायल में भी अगर हम यहाँ पर दो तरीके से बात करें तो वारंट ट्रायल में भी आता है, यहाँ पर भी वारंट ट्रायल में लिखूंगा और वहां पर भी वारंट ट्रायल लिखूंगा। तो वारंट ट्रायल में भी दो तरीके से आता है। एक में आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, जहां पर केस इंस्टीट्यूट होता है पुलिस रिपोर्ट के बेस पर। सो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, ऑन पुलिस रिपोर्ट। और दूसरा जो मामला बनता है उसमें अदरवाइज वाला मामला है। सो आप इसको सिंपल अगर लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कंप्लेंट केसेस। ओके, नाउ समन्स ट्रायल के, सॉरी, सेशंस ट्रायल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके मामले में अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन हमारे पास आता है 227 टू 27 सीआरपीसी। अगर हम वारंट ट्रायल केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट की बात करेंगे तो सेक्शन हमारे पास आएगा सेक्शन 239। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि कंप्लेंट केस के मामले में तो सेक्शन आता है 245। अब जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट जरा हमें समझना है, देखिए बड़ा ध्यान से उसको सुनना। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करेंगे, फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं वारंट ट्रायल के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है और इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है खास करके। तो हम लोग फिलहाल उसके बारे में बात करेंगे। और वारंट ट्रायल में भी देखिए दो तरह का मामला है। एक वो मामला जो कि केस जिसमें इंस्टीट्यूट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, और दूसरा अदर देन पुलिस रिपोर्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैसे मामलों की जहां पर सिर्फ केस जो है पुलिस रिपोर्ट यानी एफआईआर के बेस पर आता है। ध्यान से सुनना, बहुत क्लियर बातें आपको शेयर कर रहा हूं। जब कभी भी पुलिस के रिपोर्ट पर यानी कि पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने के बाद अगर केस इनिशिएट होता है, केस इंस्टीट्यूट होता है, तो उसमें पुलिस रिपोर्ट डलती है। और पुलिस रिपोर्ट जो डलती है वो डलती है सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी के अंदर। और यहाँ पर जो 173 सब सेक्शन 2 के अंदर जो पुलिस रिपोर्ट डलती है या जो पुलिस रिपोर्ट बनती है, यही मामला जाकर के आगे बनता है। और इसमें कॉग्निजेंस जब मजिस्ट्रेट लेते हैं तो सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी के ऊपर लेते हैं। यहाँ ए में कंप्लेंट होता है और बी में पुलिस रिपोर्ट के बेस पर जो कॉग्निजेंस लेने की बात होती है वो होता है यहाँ पे।
तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें हम लोग समझेंगे क्या कि भाई ये डिस्चार्ज कैसे होता है, डिस्चार्ज करने का पूरा प्रोसेस क्या है, डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया क्या है एज फार एज पुलिस केस इज कंसर्न। पुलिस केस के मामले में मजिस्ट्रेट को पावर है कि भाई डिस्चार्ज कर दे। तो अब चलिए जरा बेसिक पॉइंट समझते हैं। देखिए, जहां कहीं भी अगर पुलिस केस के मामले में अगर डिस्चार्ज करने की अगर हम बात करें तो डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास सेक्शन मिलता है 239 ऑफ द सीआरपीसी। क्लियर? सेक्शन 239 ऑफ द सीआरपीसी। जब 239 सीआरपीसी की हम बात यहां पर करते हैं तो 239 के अंदर बहुत कुछ क्लियर प्रोविजंस दिए गए। मैं आपको पहले 239 दिखाता हूं, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको क्लियर करता हूं 230। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 239 सीआरपीसी आपको मैं शो कर रहा हूँ। देखिए बहुत क्लियर कुछ मेंशन किया गया है यहाँ पर, व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी रहता है, मेंस में रहता है, ये अक्सर ये क्वेश्चन देखा जाएगा आपको कि डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है एज फार एज वारंट ट्रायल इज कंसर्न। और पुलिस केस में अगर मजिस्ट्रेट किसी को डिस्चार्ज करना चाहे तो डिस्चार्ज करने का प्रोसेस क्या होता है। ये प्रोसेस आपको 239 सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलने वाला है, इसके अलावा दो तीन और सेक्शंस हैं जिसको भी आपको साथ में मिला करके रीड विथ करना चाहिए। लेट्स सी। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, कब अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकेगा, ये सीधा सा मामला है। नाउ सी, इफ अपॉन कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट्स सेंट विथ इट अंडर सेक्शन 173। मैं पूरी बात नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूं। देखिए बहुत क्लियर यहां पर कहा गया है कि जब कभी भी डिस्चार्ज का मुद्दा सामने आएगा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और वो भी वैसे मामले में जहां पर कि पुलिस केस पर इंस्टीट्यूट होता है, कोई केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट होता है तब। तो वैसे मामले में अगर डिस्चार्ज करना है तो सबसे पहले एक चीज समझना होगा कि डिस्चार्ज के लिए पहले तो चार्ज होना चाहिए। बिना डिस्चार्ज के डिस्चार्ज कहां से होगा? बिना चार्ज के डिस्चार्ज कैसे होगा? बिना आरोप के आरोप मुक्त कैसे करेंगे? कॉमन सेंस सोचिए। क्या आरोप बिना लगाए किसी को आरोप मुक्त किया जा सकता है? मैं अगर आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूं, मैं आपके ऊपर रॉबरी का इल्जाम लगा दूं, मैं डकैती का इल्जाम लगा दूं, तो जब तक इल्जाम लगाएंगे नहीं तब तक उसको हटाया तो जा नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले आरोप लगाना होगा। लेकिन यहाँ आरोप लगाने के लिए आप देखोगे ध्यान से तो सेक्शन 240 आपको नीचे में आ रहा है जिसमें कहा जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है अक्सर स्टूडेंट के बीच में कि सर ये आरोप लगाने की क्रिया तो है 240 में और आरोप मुक्त पहले ही कर दे रहे हैं, तो बिना आरोप लगाए हुए आरोप मुक्त कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल सही। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही क्रूसियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूं जो कि अक्सर हम लोग नहीं समझते हैं, रट जाते हैं। देखिए 239 239 के अंदर जहां कहीं भी आपको चार्ज शब्द मिलता है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, जहां कहीं भी आपको चार्ज शब्द मिलेगा, इसका मतलब चार्ज का मतलब यहां सिंपल समझिए एक्यूजेशन से है, यानी कि सीधे सीधे तौर पर आरोप करने के मामले से है। यहाँ पर हम फॉर्मल चार्ज की बात नहीं करते, बिल्कुल क्लियर समझ लेना। यहाँ पर बिना कोई फॉर्मल चार्ज बनाए हुए ही आरोप मुक्त करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है अंडर सेक्शन 239 ऑफ द सीआरपीसी। इस चीज को क्लियर समझ लीजिए, एकदम सिंपल। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, अगर ऐसे मामले आपको अगर समझने हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए कि आपको यहाँ पर सेक्शन 239 को पढ़ने के पहले सेक्शन 204 रीड विथ करना चाहिए सेक्शन 239 के साथ। क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। जो कहते हैं ना लिंक करना, लिंकिंग करना, क्यों करना चाहिए, मैं क्यों का आंसर देता हूं। देखिए सेक्शन 204 में इश्यू ऑफ प्रोसेस की बात होती है, यानी प्रोसेस जारी करने की बात होती है। तो प्रोसेस एक बार जब जारी हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहला जो काम, सुनिएगा ध्यान से, कॉग्निजेंस लेने के बाद सबसे पहला काम होता है प्रोसेस जारी करना। और प्रोसेस जब जारी होता है तब मजिस्ट्रेट अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि वेदर दिसो एंड सो अक्यूज्ड हैज कमिटेड एनी ऑफेंस और नॉट। जो पुलिस की रिपोर्ट आती है मजिस्ट्रेट के टेबल पर, उस मजिस्ट्रेट के पास जो पुलिस की रिपोर्ट आती है उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद क्या लगता है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ये बात हम सेक्शन 204 और 239 को एक साथ अगर मिला के पढ़ेंगे तब ये बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, 204 को 239 के साथ मिला करके पढ़ना है। जब 204 और 239 को आप मिला करके पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि इसमें इश्यू ऑफ प्रोसेस है और इसमें बताया गया है
कि क्या ओपिनियन और कैसे ओपिनियन बनेगा। देखिए यहाँ पर क्लियर है, अपॉन कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंट विथ इट अंडर सेक्शन 173। सो अपॉन कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट, इसका मतलब 173 सब सेक्शन 2 के अंदर पुलिस रिपोर्ट आ चुकी है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आ चुका है, उसके बाद मजिस्ट्रेट इज ट्राइंग टू फॉर्म हिज ओपिनियन। एक चीज, दूसरी बात, इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई एग्जामिनेशन करने की जरूरत पड़ती है या एग्जामिनेशन करना चाहिए इफ एनी अक्यूज्ड का, तो मजिस्ट्रेट उसका एग्जामिनेशन करने के बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा कि क्या वास्तव में अक्यूज्ड के खिलाफ प्राइमा फेसाई कोई मामला बनता है कि नहीं बनता है। अगर कोई मामला बनता होगा तब तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा, अगर लेकिन कोई मामला नहीं बनता होगा तब डिस्चार्ज की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, ओपिनियन फॉर्म करो, सबसे पहले ओपिनियन फॉर्म करो कि भाई मामला बनता है या नहीं बनता, द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपने सबसे पहले ओपिनियन फॉर्म करना है, नंबर 1। तो हमने क्या किया, सेक्शन 204 239 को रिविजिट कर लिया। अब आपने ओपिनियन फॉर्म कर लिया, तो मैं एक और मजेदार चीज यहीं पर साथ के साथ शेयर कर देता हूं। जब हम ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं तो सेक्शन 239 को हम रीड विद करेंगे 245। चलिए सेक्शन में साइड करता हूं, हम 239 को क्यों पढ़ रहे हैं, 239 को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। 239 सीआरपीसी को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि 239 पुलिस केस के मामले में डिस्चार्ज करने की बात करता है। आपने कभी सोचा है कि पुलिस केस के अलावा कंप्लेंट केस में डिस्चार्ज करने का प्रोसेस क्या होगा। अगर पुलिस केस के अलावे अगर हम कंप्लेंट केस में डिस्चार्ज करने की बात करेंगे तो इसमें प्रोसेस ठीक उल्टा होता है। यानी कि कंप्लेंट केस के मामले में पहले प्रोसिक्यूशन जो है अपना एविडेंस लाता है और प्रोसिक्यूशन एविडेंस आने के बाद ही डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये बात मैं कैसे कह पा रहा हूं, आप यहां देख पाइए सेक्शन 245 बहुत क्लियर है। देखिए यहां पर क्लियर कहा है, इफ अपॉन टेकिंग ऑल द एविडेंस referred to in section 245, क्या बोला, taking all the evidence referred to in section so and so, the magistrate considers for reasons to be recorded that no case against the accused so and so। तो मामला क्या है, पहले यहां पर प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा, उसके बाद तो दूसरा जो पॉइंट आपको यहां पर नोट करना चाहिए सिनॉप्सिस में, वो है सेक्शन 245, रीड विथ करिए इसको सेक्शन 239 के साथ। ठीक है, यानी 245 में क्या बड़ा सीधा सा फंडा है कि अगर आपको डिस्चार्ज करना है तो आप समझ लें कि कंप्लेंट केस में डिस्चार्ज करने के लिए पहले पीई होता है, यानी पहले एविडेंस आएगा, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो डिस्चार्ज की होती है। यहां पर क्या होता है, पहले ओपिनियन फॉर्म होता है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन, और उसके बाद जो है डिस्चार्ज का प्रोसेस शुरू होता है। यहां पर डिस्चार्ज बाद में आता है। क्लियर, यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे की एक और बात कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखना, एक और छोटी सी चीज मैं आपको शेयर करता हूं। डिस्चार्ज करने के लिए सेक्शन हमारे पास कौन सा है, सेक्शन 239। तो 239 की जरा लाइनों पर गौर कीजिए, 239 में क्या कहा है। 239 में बहुत क्लियर कहा है, मेकिंग सच एग्जामिनेशन इफ एनी of the accused as the magistrate thinks necessary and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, comma। अब यहीं तक रखता हूं, ज्यादा नहीं। मतलब क्या निकल के आ गया, मेकिंग सच एग्जामिनेशन, सच एग्जामिनेशन, भाई कौन सा एग्जामिनेशन, सच एग्जामिनेशन मतलब किस टाइप का एग्जामिनेशन, विच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, सच एग्जामिनेशन। तो ध्यान से सुनना, आप क्या कर रहे हो, यू आर ए मैजिस्ट्रेट एंड आपने क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। किस मामले में करना है, पुलिस केस के मामले में डिस्चार्ज करना है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कहता है कि पहले आप एग्जामिनेशन करो, उसके पहले भी आपको क्या कहा, 173 की रिपोर्ट देखो, उसके बाद कहता है, उसी में कहता है एडिशनल एंड और आपको क्या देखना है, 173 की रिपोर्ट देखनी ही देखनी है, एंड आपको एग्जामिनेशन करना है। किसका करना है, सच एग्जामिनेशन, यहां कोई एग्जामिनेशन का नाम नहीं है। इफ एनी, अगर किया है तो कौन सा एग्जामिनेशन करना है पता नहीं। अब मैं यहां पर आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूं। यहां पर जब कहते हैं ना एग्जामिनेशन करना है, तो एग्जामिनेशन करने के लिए क्या है, एग्जामिनेशन अगर करने की बात करें तो सेक्शन 313 का एग्जामिनेशन यहां पर होगा।
अब आप बोलेंगे सर यहाँ सर सेक्शन 313 तो लिखा नहीं है, सेक्शन 313 का तो मेंशनिंग नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, आप लोग समझ लेना कैसे। अब यही चीज होती है यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है। थर्ड अगर मैं पॉइंट डाल दूं यहाँ पर, तो सेक्शन 239 को आपने रीड विद करना चाहिए किसके साथ? सेक्शन 313 सीआरपीसी के साथ रीड विद करना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई एग्जामिनेशन का नाम नहीं दिया है, सच एग्जामिनेशन। और आगे कहते हैं इफ एनी ऑफ द अक्यूज्ड एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स नेसेसरी। अब यहाँ डिस्क्रेशनरी पावर दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि डिस्क्रेशनरी पावर में तुमने करना क्या है। सो थिंक्स नेसेसरी एंड आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो बहुत क्लियर सी बात कही है कि अपॉर्चुनिटी देना है किसको? अक्यूज्ड को, और प्रोसिक्यूशन को उसकी बात सुन लेनी है, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना है कि डिस्चार्ज करना है कि नहीं करना है। सो 313 का आपने स्टेटमेंट लेना। क्यों लेना है? रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि 313 इज ए जनरल 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 प्रोविजन। इट इज अ जनरल प्रोविजन गिवन इन सीआरपीसी। आप जाकर देखिएगा कंटेंट में, विषय सूची में, तो आपको वहां पर ये चीजें दिखेंगी। नाउ सी 313। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, बड़ा ध्यान से सुनना। 313 का बयान, अगर मान लीजिए यहां पर एक चीज और कर लें, क्या कर लें? अगर मजिस्ट्रेट साहब ने सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड पर्सन का स्टेटमेंट ले लिया, नहीं अक्यूज्ड पर्सन के बयान ले लिए, उससे बात कर ली, उसका एग्जामिनेशन नहीं किया। एग्जामिनेशन करना यानी एग्जामिन करना और बयान लेना दोनों दो चीजें हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर सिर्फ बयान ले लिया, एग्जामिन नहीं करते हैं, तो भी उस केस में रिजल्ट वही होगा जो दोनों के मामले में। अब यहां पर मौका इसीलिए दिया जाता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। यहाँ पर ये सब मौका अपॉर्चुनिटी क्यों दी जा रही है? यहाँ पर मौका अपॉर्चुनिटी इसलिए दिया जा रहा है ताकि अक्यूज इस बात को अपने तरीके से बता सके कि भैया देखो, मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो ग्राउंडलेस हैं, वो तथ्यहीन हैं, वो आधारहीन हैं। चूंकि वो आरोप लगाया गया वो तथ्यहीन है, आधारहीन है, इसलिए हमें डिस्चार्ज कर दो। तो जज साहब को पता कहां से चलेगा? मजिस्ट्रेट साहब को पता कहां से चलेगा? एग्जामिनेशन करने के बाद। अगर नहीं एग्जामिनेशन करना है तो कम से कम बयान तो ले लें, रिजल्ट तो दोनों का एक ही निकलेगा, पता तो चल ही जाएगा जज साहब को कि हाँ भाई इसके खिलाफ मामला बनता है या नहीं मामला बनता है। दैट इज द पॉइंट, वो चीज यहाँ पर समझनी है। आगे चलिए, मैं एक और चीज आपको साथ में शेयर करता हूँ। एक यहाँ पर बहुत फेमस केस है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 2013 का एक केस बनता है, केस का नाम है सरोज, SHROJ, सरोज सिंह वर्सेस यूपी, यानी स्टेट ऑफ यूपी 2013। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बड़ी क्लियर करी, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, अगर किसी को डिस्चार्ज करना है तो कम से कम दो चीजों का होना एक मजिस्ट्रेट के लिए जरूरी है। मजिस्ट्रेट को क्या जानना चाहिए? दो चीजें। नंबर वन, सबसे पहले कि मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो रीजन रिकॉर्ड करे कि हाँ भाई वो किस ग्राउंड पर, किस आधार पर, किस कारण पर। सबसे पहले क्या करना है? कारण। कारण बताओ कि क्यों तुम उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, नंबर वन। सबसे पहले क्या बताना है? रीजन। रीजन क्या करना है? रीजंस रिकॉर्ड करने हैं। नंबर टू, दूसरी चीज क्या करनी है? आपको यह भी बताना है कि भाई जो उसके ऊपर चार्ज लगाया गया है, चार्ज वाज ग्राउंडलेस। चार्ज वाज ग्राउंडलेस, यानी कि वो आधारहीन चार्ज लगाया गया था, इसीलिए एक मजिस्ट्रेट को लगता है कि बंदे को क्या कर देना चाहिए? डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो ये बात कहां आई? सरोज सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के मामले में। चलिए मैं एक और कुछ मामला आगे शेयर करता हूं। एक चीज तो मैंने आपको पहले ही शेयर कर दी कि चार्ज शब्द का मतलब यहां पर आप फॉर्मल चार्ज से बिल्कुल नहीं लेंगे। चार्ज शब्द का मतलब यहां पर सीधे सीधे तौर पर आप एक्यूजेशन के मामले में लेंगे कि एक्यूजेशन हुआ, एक एलिगेशन लगाया गया, दैट्स इट। नाउ अब आगे चलते हैं, एक और मामला लेते हैं। देखिए, अब जरा थोड़ा सा इसका और इंटरप्रिटेशन कर देता हूं। यहां देखिए, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless। यहां पर क्या बोल रहा है? the magistrate considers the charge against the accused to be groundless। डिस्चार्ज, आप अपना रूट पकड़ के चलो। रूट क्या है? हमें डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने का तरीका क्या है? वो यहां पर 239 में बताया। So magistrate considers the charge against the accused to be groundless। One more time,
मजिस्ट्रेट कंसीडर्स द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड टू बी ग्राउंडलेस। भाई मजिस्ट्रेट कैसे कंसीडर कर लेता है, क्यों कंसीडर कर लेगा कि चार्ज जो है वो ग्राउंडलेस है? किस आधार पर करोगे? सबसे बड़ी बात, क्यों करोगे, कैसे करोगे? तो देखो भाई, बड़ा सीधा सा फंडा है, दो चीजें बड़ी क्लियर कर लेनी है। देखो, ग्राउंडलेस शब्द का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। देखो, ग्राउंडलेस शब्द का मतलब होता है कि प्राइमा फेसाई देयर इज नो रीजन फॉर प्रोसीडिंग। प्राइमा फेसाई आपके पास कोई मैटर ही नहीं है, प्राइमा फेसाई आपके स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई ये ग्राउंडलेस कैसे हो जाता है, तो उसके पीछे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लीजिए, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि भाई प्राइमा फेसाई कोई मामला नहीं बनता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि प्राइमा फेसाई यहां पर कोई केस नहीं बनता है या कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया। सो आप लिख सकते हो देयर इज नो एविडेंस। मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, देयर इज नो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द एक्यूजेशन, इन सपोर्ट ऑफ द एक्यूजेशन। अगर ये लिखा हुआ मिल गया, या ये आप लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स बहुत सिंपल शब्दों में कहा है कि कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज करें। तो डिस्चार्ज करने के लिए आपके पास क्या मिला? रीजन मिला। आपने रीजन रिकॉर्ड कर दिया, और रीजन, ये रीजन आप डाल सकते हो बहुत क्लियरली। चलिए, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि आपको मुझे शेयर कर देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, अब वो हम लोग अंतिम पड़ाव पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अगर कभी किसी पर्सन को, अक्यूज्ड पर्सन को मान लीजिए डिस्चार्ज किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी अक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज किया जाता है, तो डिस्चार्ज करने का इफेक्ट क्या होगा? आरोप मुक्त करने का इफेक्ट क्या होगा? तो लेट मी टेल यू फ्रैंकली, अगर किसी पर्सन को डिस्चार्ज किया जाता है, तो आरोप मुक्त करने का इफेक्ट अंडर सेक्शन 239 ये होगा कि पुलिस की रिपोर्ट में जिन सेक्शंस के अंदर उसके खिलाफ आरोप लगाया गया था, उन आरोपों से उसको मुक्त कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पुलिस की रिपोर्ट होनी चाहिए, वो पुलिस की रिपोर्ट में मैटर वारंट ट्रायल का होना ही चाहिए, तभी ये सेक्शन काम करेगा। सेक्शन 239 के अंदर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वारंट ट्रायल का मतलब वारंट केस होना ही चाहिए। अगर वारंट केस नहीं है पुलिस की रिपोर्ट में, तो आप सेक्शन 239 का एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तब आपको 239 के अंदर नहीं जाना है, आपको किसी और के अंदर जाना है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे, फिलहाल हम लोग उस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। तो 239 में नहीं जाएगा, इतना क्लियर समझ, क्योंकि भाई 239 साफ साफ कह रहे हैं ना कि आपको क्या करना है? केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट पर जो केस इंस्टीट्यूट होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दैट्स इट। ओके, चलिए, अब एक सबसे आखिर पॉइंट जो बिल्कुल आखिर में लेना चाहिए और जरूरी है जानना, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देना। मान लीजिए कि किसी मजिस्ट्रेट ने अगर किसी मामले में अक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया, तो डिस्चार्ज करने का रिजल्ट क्या होगा ये तो पता चल गया। लेकिन जो विक्टिम है, जो अग्रीव्ड पर्सन है, उसके लिए रेमेडी क्या है? व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द अग्रीव्ड पर्सन? तो अगर मैं अग्रीव्ड पर्सन की बात करूं, तो अग्रीव्ड पर्सन के लिए जो रेमेडी अवेलेबल है, वो है सेक्शन 398 सीआरपीसी के अंदर। 398 सीआरपीसी में फर्दर इंक्वायरी, मोर इंक्वायरी की बात की गई। मैं आपको 398 भी दिखा देता हूँ, जस्ट ए सेकंड, आप देख लो 398 क्या है, ताकि आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। यू कैन सी 369 आ चुका है। मैं आपको 398 भी दिखा, 389, यस सी 398 की रहा, 398। ध्यान से देखिए, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी।
On examining any record under section 397 or otherwise, the High Court or the Sessions Judge may direct the Chief Judicial Magistrate by himself or by any of the magistrates subordinate to him to make, and the Chief Judicial Magistrate may self make or direct any subordinate magistrate to make further inquiry. आ गया मामला। सो फर्दर इंक्वायरी करने का इसमें ऑर्डर दे सकता है। कौन दे सकता है? हाई कोर्ट दे सकता है, सेशन जज दे सकता है, किसको? सीजीएम को दे सकता है या किसी और मजिस्ट्रेट को दे सकता है। कब दे सकता है? देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा गया है, द केस ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस हु हैज बीन डिस्चार्ज्ड। तो अगर किसी पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया गया है तो रेमेडी 398 में लाई करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस रेमेडी आप जा सकते हो उसमें, वो है रिवीजन। तो यहाँ पर एक प्रोवाइजो का क्लॉज है, ये प्रोवाइजो का क्लॉज भी साथ में एग्जिस्ट करने वाला है। तो फिलहाल आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। जिनको भी बिहार जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी के बारे में बात करनी है, फिलहाल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदू लॉ को साथ लेकर के चल रहे हैं। जो कोई चाहते हैं ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फिजिकल क्लासेज और डिजिटल जैसे भी चाहें वो क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो मटेरियल है ये ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। ऐप का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आज के लिए फिलहाल फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए once again thank you and thank you for giving your precious time.